हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, एक सीरीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस का जांच करना है। और सबसे पहले तो हम सीरीज़ को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक टर्म में जैसे जैसे हम मतलब सीरीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्स की घातें तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ उनके सामने जो चीज़ें लिखी हैं उनकी पावर्स भी बढ़ते जा रही है। जैसे यहाँ 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 4 का पावर 3 है, तो पावर्स भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर nth टर्म निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि nth टर्म के निकालने के बाद पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो चेक करते हैं कि पैटर्न जो है वो पहले पद से शुरू हो रहा है कि दूसरे पद से शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछले सवालों में आपने देखा जब हम रॉबिन्स टेस्ट के सवाल पढ़ रहे थे तो हमने जिन श्रेणियों को देखा वो तो सेकंड टर्म से जिसमें पैटर्न स्टार्ट होते हमको नज़र आ रहा था, ऐसी श्रेणियाँ थीं। पहले पद से तो कोई पैटर्न जम नहीं रहा था, क्योंकि देखो ना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो ये जो कनेक्शन है वो सेकंड टर्म से शुरू होता अच्छे से दिख रहा है। तो हमने फर्स्ट टर्म को इग्नोर किया था प्रथम पद को त्यागने पर। तो क्या आज भी अपने को प्रथम पद को त्यागना पड़ेगा? क्या आज भी हम सेकंड टर्म से ही सीरीज़ का पैटर्न देख पाएंगे? जानने के लिए इसको पहले अपन समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर अपन इस मीटर में, इस पैटर्न में फिट करते हुए अगर देखते हैं तो देखो क्या होगा। x की घात 1 है दूसरे पद में, यहाँ पर x की घात 0 लिख सकते हैं क्या? लिखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। 2 की घात 1 है, जैसे 3 की घात 2, मतलब जितना नीचे लिखा है उस घात में एक कम है। 4 की घात में 3, 3 की घात में 2, 2 की घात में 1, 1 की घात में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सब ठीक है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म भी इसी पैटर्न में फिट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिया जा सकता है। तो पहले पद से देखते हुए अगर अपन nवें पद की जांच करें, nवां पद क्या होगा, तो अब आप सब देखेंगे कि nवें पद में x की घात कितना आएगा। तो देखो पहले पद में x की घात 0 है, दूसरे पद में x की घात 1, दूसरा पद लेकिन x की घात 1, तीसरा पद लेकिन x की घात 2, चौथा पद परंतु x की घात 3, इसलिए nवें पद में x की घात n-1 आएगा। और सामने में अगर अपन देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद में 2 नज़र आ रहा है, तीसरा में 3 नज़र आ रहा है, चौथा में 4 नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए nवें में n नज़र आएगा, लेकिन जो घात लिखा है वो एक कम है। जैसे 2 पावर में एक कम 1 लिखा है, यानी कि 3 की घात में 3 नहीं लिखा है, 3 की घात में 3 से एक कम यानी 2 लिखा है। 4 की घात में 4 नहीं लिखा है, 4 की घात में 4 से एक कम यानी 3 लिखा है, इसी n की घात में n-1 लिखा आएगा। और अपॉन में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में फैक्टोरियल 1, सेकंड में फैक्टोरियल 2, थर्ड में फैक्टोरियल 3, फोर्थ में फैक्टोरियल 4, इसलिए nth टर्म में फैक्टोरियल n आएगा। ऐसे आप nth टर्म को पहचान सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं आसानी से। un+1 क्या हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं, बस एक एक कदम आगे बढ़ा दो। ये n है तो n+1 हो जाएगा। घात में n-1 है तो n-1 से एक ज़्यादा करोगे तो 1-1 कट करके n मिलेगा। x की घात में एक बढ़ जाएगा, x की घात n हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात क्या है ये देखिए, पिछले सवालों में जो सीरीज़ हमको दी गई थी उसमें जब आप nth टर्म और n+1th टर्म निकाले थे तो भले ही पर अपने को बहुत बड़े बड़े और जटिल रूप में मिले थे, लेकिन वहाँ पे घात में n नहीं था। यानी x की घात में तो चलो n वाली चीज़ें हैं, x की घात में नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ सामने जो संख्याएं, जो गुणांक हैं उनमें घात में n नहीं था।
इसी कारण तो हम आसानी से डिवाइड कर सके, और जब रेबिस टेस्ट लगाने की बारी आई तो हम आसानी से, जब ये इधर जाके घटता है तो आसानी से घट सका और हम उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा सके। परंतु आज जो हमारे पास nth टर्म और n+1th टर्म आए हुए हैं, उसमें सामने में जो कोफिशिएंट्स हैं आप देख सकते हो, उसमें भी पावर में n है, n या n-1 या n+1 जो कुछ भी है, n का जिक्र है कहाँ पे, पावर में। तब आप समझ जाना कि यहाँ पर पहले तो मैं रेशियो टेस्ट ही लगाऊंगा, ये एकदम तय है। लेकिन रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो x इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेस देन में वो क्यों जाएगा, रिजल्ट मिल जाता है ना। x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ लेस देन 1 में अपने को रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन x = 1 वाले में जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हमारे पास रास्ते होते हैं, विकल्प होते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले सवालों में किया था। ये देखिए, रेशियो टेस्ट फेल हो जाने के पश्चात हम या तो सीधा कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। अगर UN अपने पास एकदम छोटा, एकदम सरल रूप में हो, तो अगर अपने को ऐसा लगे कि हाँ कंपैरिजन टेस्ट से हमारा काम बन सकता है, तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। या वो भी न लगाएं तो सीधा अपने को UN के ऊपर ही काम करके हम आसानी से तय कर लेते हैं। और जब एनवा पद अपने को थोड़ा जटिल, थोड़ा बड़ा दिखे, तो हम रेबिस टेस्ट या रॉबिस टेस्ट लगाने का सोचते हैं। लेकिन जब ये तय हो जाए कि यार पावर में n है और वो रेबिस टेस्ट से बनने वाला नहीं है, तब हम लॉगरिदम टेस्ट लगाते हैं। और आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉगरिदम टेस्ट जो है वो रेबिस टेस्ट का वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब जब ये लगता हुआ न दिखे तब ये लगाना चाहिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये नहीं लग रहा है तो ये लगेगा। ये बात को मैं पिछले क्लास में भी बताया था, और ये बात को मैं बार बार इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ, इस बात पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि आप इस कन्फ्यूजन में न रहें कि सर रेशियो टेस्ट लगाने के बाद जब वो जिस केस में फेल हो जाए तो रेबिस टेस्ट लगाना है क्या, और रेबिस टेस्ट जिस केस में फेल हो जाए तब लॉगरिदम टेस्ट लगाना है क्या। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम क्लास में हैं। सेम क्लास कहने का अर्थ ये है कि रेबिस लगेगा या लॉगरिदम लगेगा, रेबिस या लॉगरिदम मतलब, और या फिर ये कंपैरिजन टेस्ट, तीनों को एक क्लास मान लो, ठीक है। रेशियो टेस्ट के बाद 3 क्लास बन गई, या तो मतलब या तो कंपैरिजन टेस्ट, या तो रेबिस टेस्ट, या तो लॉगरिदम टेस्ट, तीनों को एक क्लास मानने का मतलब ये है कि जैसे आप रेशियो टेस्ट लगाए और वो फेल हो गया तो आप रेबिस लगाए, ठीक है। अब रेबिस फेल हो गया तो ऐसा मत सोचना कि चलो अब लॉगरिदम लगा के देखते हैं, वो इसके नीचे नहीं आएगा, इसके बाद का लेवल नहीं है, वो इससे बगल वाला लेवल है। और वो बगल वाले लेवल के बारे में आप उसी समय सोच लीजिएगा जिस समय रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का निर्णय लेना है, रेबिस का लो या लॉगरिदम का लो, और वो UN की पहचान को अच्छे से देखकर आप ले सकते हो। हाँ, जब ये फेल हो, जब मान लो आप रेबिस ले लिए और रेबिस टेस्ट जिस केस में फेल हो गया, तो लॉगरिदम नहीं लगाना है अपने को, उसके आगे का डी मॉर्गन एंड बर्डन टेस्ट होता है वो लगाना है अपने को। और अब आपने यदि लॉगरिदम ले रहे हो और लॉगरिदम जिस केस में फेल हो गया उस समय हायर लॉगरिदम टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूँगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर दिख रहा है कि सर UN में जो टर्म्स हैं तो कोफिशिएंट में भी अपने को पावर में n का जिक्र दिख रहा है, तो हमको लॉगरिदम टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। परंतु लॉगरिदम कब लगाएंगे, जिस केस में रेशियो टेस्ट फेल होगा। तो चलिए पहले तो अपन रेशियो टेस्ट से ही अपना काम बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो हम रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू अनंत UN + 1/UN
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब un+1 यानी कि n+1 के पावर में n, x के पावर में n, फैक्टोरियल n+1, ये आपका हो गया un+1 अपॉन un, यानी कि ये आएगा ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट सकता है, क्या क्या बच सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि n+1 की घात में n है, तो एक ठोक n+1 अलग कर लेता हूँ, फिर n+1 की घात में बचेगा n-1, क्योंकि देखो n घात में से मैंने एक घात अलग कर दिया तो n-1 घात तो बचेगा ना, ठीक। और वैसे ही आप नीचे देखेंगे फैक्टोरियल n+1 में से n+1 बाहर निकाल देता हूँ तो फैक्टोरियल n अंदर बचेगा, ये फैक्टोरियल n की घात n-1, x की घात n में से x की घात n-1 कटेगा तो x बचेगा, n+1 कट जाएगा, फैक्टोरियल n कट जाएगा। अब n+1/n है तो n+1/n पूरे की घात में n-1, n-1 घात है तो एक घात और ला लेते हैं अपन ताकि ये n घात हो जाए, लेकिन ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं लिख सकते हम अपन, इसलिए बटे में भी लिखना पड़ेगा। और ये x और ये सामने में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब अपन अप्लाई करेंगे तो वास्तव में आप देखेंगे, चलो एक बार और लिख देता हूँ मैं, देखो n+1/n, n+1/n आधार समान है और पद गुणे में तो घातें जुड़ेंगी, और लगे हाथ में अंदर वाली चीज़ को, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को अलग अलग बटे कर लेता हूँ। n/n करूँगा तो 1 आएगा और 1/n आएगा, और घात में n-1 और 1 जुड़ करके n हो जाएगा, और इसमें भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अलग अलग बटे हो जाएगा 1+1/n, और ये x गौर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना e, n टेंस टू अनंत यहाँ लगेंगे तो 1/n हो जाएगा 0, तो x साथ में रहेगा बस, मतलब 1+0 = 1, तो 1+0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, x रहेगा यहाँ पे, तो ये x e(x) मिला है अपने को। ये आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un का मान निकाला है। भले समय लग रहा है मानता हूँ, और भले स्लो बन रहा है, लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कारण सहित, इसलिए अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप कम समय में भी नेक्स्ट सवालों को बना पाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, भले शुरुआती समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेशियो टेस्ट क्या कहता है, देखिए रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जब ये लिमिट की वैल्यू, पहला केस, व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un इज लेस देन 1, दैट इज इफ ex, क्योंकि इसी की वैल्यू ex है, ex इज लेस देन 1, दैट इज इफ x इज लेस देन 1/e, क्योंकि e में e का अगर अपन डिवाइड करेंगे दोनों ओर तो अपने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये कन्वर्जेंट वाला केस है, तो जब x लेस देन होगा 1/e तो दी गई सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और ठीक वैसे ही जब ये लिमिट ग्रेटर देन 1, यानी कि जब इतना ग्रेटर देन 1, यानी कि जब इतना x इज ग्रेटर देन 1/e होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1/e देन टेस्ट फेल्स। तो जब टेस्ट फेल हो गया तो हमको आगे का सोचना पड़ेगा कि अब अपन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाने वाले हैं लॉगरिदमिक टेस्ट या लघुगणकीय टेस्ट। तो दोस्तों लॉगरिदमिक टेस्ट जो है उसका स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको ध्यान देना होगा।
तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्योंकि मैं शुरुआत में नहीं लिख पाया था। लघु गणकीय परीक्षण धन पदों की कोई श्रेणी समेशन UN अभिसारी या अपसारी होती है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log UN अपॉन UN प्लस 1, ठीक, इज़ ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। यानी कि अभिसारी के लिए अपने को देखना है कि ये लिमिट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और अपसारी कब होगा, जब ये लिमिट लेस देन 1 होगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब कौन से केस में ये फेल हो रहा है, ये वाला अपना जो रेशियो टेस्ट है ना, बाई रेशियो टेस्ट, यहाँ से लिखेंगे ये चीज़ें अपन रेशियो टेस्ट से लिखे, तो रेशियो टेस्ट ये वाले केस में फेल हो रहा है। एट x इक्वल 1/e व्हाट विल बी UN अपॉन UN प्लस 1, सीधा मैं निकालता हूँ बिकॉज उसी चीज़ की मेरे को ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि मैंने जो निकाला है वो UN प्लस 1 अपॉन UN है, ठीक, वो UN प्लस 1 अपॉन UN है। और देखो इसका मान ये सॉल्व करते 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 इतना आ रहा था। मैं एक काम करूँगा, मैं इस मान को, देखो बस फ़र्क कितना है, देखो ये लिमिट को फ़िलहाल अपने माइंड से हटा लो, लिमिट हट जाएगा तो ये वाला लिमिट हट जाएगा और ये वाला लिमिट हट जाएगा, तो जो बच रहा है वो आखिर UN प्लस 1 अपॉन UN का ही तो वैल्यू है। तो UN प्लस 1 अपॉन UN का वैल्यू कितना हुआ, इतना, ये और ये, जिसमें से x की जगह मुझे 1/e रखना है, और साथ ही साथ ये UN प्लस 1 अपॉन UN है, जबकि मुझे चाहिए UN ऊपर और UN प्लस 1 नीचे। तो मैं इस चीज़ को ऊपर लिखूँगा, इस चीज़ को नीचे लिखूँगा। 1 प्लस 1/n को ऊपर लिखूँगा, और इधर क्या है, 1 प्लस 1/n की घात में n, इसको नीचे लिखूँगा। और x की जगह मुझे 1/e लिखना था, परंतु अब वो UN ऊपर और UN प्लस 1 नीचे होने के नाते 1/e पलट करके e लिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत है, मुझे इनका मान चाहिए। अब अच्छा, उसमें अपने को लॉग भी लगाना है, अब तो मेरे को लॉग भी लगाना है, तो दोनों ओर मैं लॉग लूँगा, लॉग UN अपॉन UN प्लस 1। तो इधर भी मेरे को लॉग लेना होगा, लॉग 1 प्लस 1/n, और ये ई गुणे में है करके लॉग के कारण वो जुड़े में हो जाएगा, और ये बटे में है करके वो घटे में हो जाएगा, ठीक है, और ये घात में है तो वो सामने आ जाएगा। सब लॉग के नियमों से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log 1 प्लस 1/n का, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। log 1 प्लस x का फॉर्मूला प्लस है तो यहाँ पे सारे टर्म्स माइनस में होते हैं, सॉरी प्लस में है तो प्लस माइनस वाला पैटर्न चलता है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की घात 4/4 प्लस एक्स की घात 5/5 चलते रहता है, ये श्रेणी रहती है, प्लस माइनस चलता है। जब यहाँ 1 प्लस एक्स है ना, प्लस है ना, तो प्लस माइनस रहता है। और जब log 1 माइनस एक्स का अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो, log 1 माइनस एक्स, अगर ये प्लस के स्थान पर अगर माइनस होता तो यहाँ सारे के सारे टर्म्स माइनस में लिखे होते, फिर वो प्लस माइनस वाला पैटर्न नहीं रहता, सारे माइनस में होते हैं। एक और ख़ास बात, यहाँ पर बटे में जो संख्याएं लिखी हैं उसमें फैक्टोरियल नहीं रहता, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रहता है। जबकि जब हम e की घात x वाला सूत्र लिखते हैं, आप देखे होंगे, तो उसमें बटे वाली संख्याओं में फैक्टोरियल लगा रहता है। तो ये आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अब x के स्थान पर यहाँ दिख रहा है 1/n, तो उसके प्रसार सूत्र में भी हम लोग x के स्थान पर 1/n रखेंगे और देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये x के स्थान पर 1/n है, तो 1/n
फिर एक्स स्क्वायर मतलब 1/2, 1/2 तो पहले से है। एक्स स्क्वायर मतलब 1/n², 1/3n³, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक, फिर log e, तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि ये जो log हमने लिया है ये बेस e वाला log है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस e वाला log है। और log e बेस पे e, इसका मान 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिखूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे और इधर को देखते हैं। ये -n फिर से log 1 + 1/n है, तो फिर से मुझे ब्रैकेट लगाना होगा और फिर से यही क्योंकि ये भी तो log 1 + 1/n है, तो यही प्रसार सूत्र या इसके लिए फिर से लिखना होगा 1/n, 1/2n²। चलते जाएगा। चलिए अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप सभी। ये n को अंदर में गुणा करते जाता हूँ। ठीक है, और मुझे और क्या करना चाहिए, अगर मैं अंदर गुणा करता जाऊँ तो 1 ये -1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, फिर हो जाएगा आपके पास -1/2n, है ना। 2 मिनट मुझे थोड़ा सा आप लोग सोचने दीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो जाएगा आपके पास -1/2n, तो ये 1/n में से घटेगा। ये -1/3n², तो ये -1/2n² में से घटेगा। ये सारी चीज़ें होंगी। चलो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए एक बार मैं इस पूरे को लिख लेता हूँ। कैलकुलेशन है, बस उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना है अपने को। ये तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये +1 हो जाएगा। अब इस n को अंदर गुणा करेंगे, साथ ही साथ माइनस भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट खोलते हुए पूरा माइनस का अंदर हिसाब किताब कर देता हूँ। तो n अंदर गुणा जाएगा तो n कटेगा तो -1 हो जाएगा, माइनस +1/2n होगा। ठीक है ना, क्योंकि n अंदर गुणा हो रहा है तो इकट्ठों का n कटेगा तो -1/2n बचेगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/3n² बचेगा, क्योंकि इकट्ठों का n कटेगा, और प्लस माइनस, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4n³ हो जाएगा। और इसी तरीके से प्लस माइनस चलता जाएगा। ये 1 और -1 कटेगा। अब इसका हिसाब किताब आपको करना है। तो 1/n कॉमन निकलेगा और इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/2, साथ में आ जाएगा 1/n। तो एलसीएम निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2n, सॉरी n आएगा नीचे में है ना बेटा n, तो n नीचे में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं अपन। 1/n² तो साथ में है ही, चलो मैं 1/n² को पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद -1/2 -1/3, माइनस कॉमन निकाला, 1/2 धन 1/3, 3 2 का एलसीएम 6, ये 3 उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो 5/6, ये ऐसा। और भी ऐसे कुछ मिलता रहेगा अपने को, वो बात की बात है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे चल करके वैसे भी सब शून्य होने वाले हैं, आप देख लेना। ये किसका मान निकाला आपने, ये कौन चल रहा था लेफ्ट साइड में, ये था, तो ये अपना है log un/un+1, परंतु मुझे ज़रूरत है साथ में n होना चाहिए, तो मैं दोनों और n का गुणा कर रहा हूँ। जब n का गुणा करूँगा दोनों ओर, तो सोचो मैं गुणा कर रहा हूँ, तो n कटेगा तो 3/2 बचेगा, यहाँ 5/6 n बचेगा, क्योंकि n का गुणा करने से ये n² में से इकट्ठों का n कटेगा। तो इस तरीके से ये चलते जाएगा। अब मुझे लिमिट भी लगाना है, तो मैं लिमिट भी लगाऊंगा।
और आप सब देख सकते हैं कि लिमिट लगाने के पश्चात जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो n की जगह जब यहाँ पे अनंत रखेंगे तो नीचे अनंत मतलब ये पूरा शून्य हो जाएगा, सारे आगे आने वाले शून्य हो जाएंगे, केवल 3/2 अपने पास बचेगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n log un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 में सीरीज क्या होती है बताइए? कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि देखो हम टेस्ट में वही बात लिखे हैं, ग्रेटर देन 1 में अभिसारी, ये देखिए। ठीक है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल 1/e। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट आप बना करके लिख दीजिए सीरीज कब कन्वर्जेंट है। तो सीरीज कन्वर्जेंट है जब x इज इक्वल टू 1/e और x इज लेस देन 1/e, यानी लेस देन और इक्वल्स टू 1/e में सीरीज कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट कब है? जब x इज ग्रेटर देन 1/e। ये आपका फाइनल अंतिम उत्तर, अंतिम रिजल्ट हुआ। कहीं किसी को डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। ठीक, कहीं पर भी डाउट हो तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। इसी तरह से आपको अगले अन्य अनेक सवाल बनाने हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं, फिर आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और इस तरह से आज का ये लॉगरिदमिक टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एक लास्ट टेस्ट जो हमारा, क्योंकि इसके आगे वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा जटिल है, वो आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हमको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो उसको, और वो आपके सिलेबस में लिखे हुए भी नहीं हैं, मतलब सिलेबस में वो नहीं लिखे हुए हैं, उनका जिक्र नहीं है, तो इसलिए वो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीरीज से ही संबंधित, अल्टरनेटिंग सीरीज यानी एकांतर श्रेणी, जिसमें हम लेबनिज टेस्ट जो है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उससे संबंधित सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वही हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं अपन। x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, 3 क्यूब एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3, 4 की घात 4 एक्स की घात 4 फैक्टोरियल 4। आप कहेंगे सर ये तो भयंकर इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो अच्छा, इजी है तो फिर ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वास्तव में ये इजी है। मैं आपको इसका थोड़ा क्लू दे देता हूँ। चलिए फटाफट से बताइए un क्या होगा, nवां पद क्या होगा इसका, जल्दी देखिए nवां पद क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, पहले पद में x की घात 1, दूसरे में x की घात 2, तीसरे में x की घात 3, चौथे में x की घात 4, तो nवें में x की घात n हो जाएगा। पहले पद में 1 की घात 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में 2 की घात 2, तीसरे में 3 की घात 3, चौथे में 4 की घात 4, nवें में n की घात n। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे से आप देख सकते हैं फर्स्ट में फैक्टोरियल 1 है, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इसलिए nवें में आएगा फैक्टोरियल n। ठीक, चलिए इस हिसाब से फिर n प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दो, n प्लस 1 की घात में n प्लस 1, x की घात में n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1, ये ऐसा आप डिवाइड कर लो, क्योंकि पहले तो आपको रेशियो टेस्ट से ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो n प्लस 1, पहले मेरे को un लिखना होगा,
तो n+1 के पावर में n+1 लिखूँगा तो n+1 के पावर में n लिख करके एक ठोक n+1 मैं अलग से रख देता हूँ। फैक्टोरियल n+1 हो गया, इसको पलट के लिखना है, फैक्टोरियल n ऊपर लिखाएगा, ये n का पावर n हो जाएगा, ठीक, x की घात n और ये x की घात n+1। इस n+1 में जो फैक्टोरियल लगा है तो इसको मैं ब्रैकेट लगा के फैक्टोरियल n, ये बाहर निकल गया मतलब, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ तो x की घात n+1 में से x की घात n कटेगा तो सिंगल x बचेगा, और आपके पास बचे इतना बटा इतना, तो घात में n है तो n+1/n यानी 1+1/n लिख करके घात में n लिख दो। इस तरह से क्या होगा, ये पूरा e हो जाएगा, तो ex आपके पास मिलेगा। फिर से वही कहानी आगे की शुरू हो जाती है अब आपके <1 > 1 = 1, फिर =1 में आप आगे बढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम टेस्ट लगाएंगे। तो इसके आगे की कहानी आपके हवाले साथियों, ठीक है। तो ये आपको आगे बनाना है, HW होमवर्क है आपका। ऑब्वियसली बात है, ex मिला है तो ex < 1 यानी x < 1/e में सीरीज कन्वर्जेंट, x < 1/e में सीरीज डाइवर्जेंट, x = 1/e में टेस्ट फेल, जिसके कारण अब आप लगाएंगे लॉगरिथम टेस्ट। तो आपको ये कारण समझ में आ गया होगा कि हमने लॉगरिथम टेस्ट यहाँ पे लगाया तो क्यों लगाया, क्योंकि लॉग की ऐसी महिमा है, लॉग का ऐसा गुण है कि वो जिस चीज़ में लगता है, जैसे इसमें लॉग लगा, इसमें लॉग लगा तो वो 1 हो गया, इसमें लॉग लगा तो ये पावर जिसके कारण हम भयभीत हो रहे थे या हो सकते थे, यही पावर जो है वो कूद के सामने आ गया, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान बन गया। तो लॉग का यही एक महत्व है कि घात में कोई चीज़ है तो सामने आ जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आपको nवां पद जो है उसमें क्रमशः जो पद हैं उसमें x वाली जो चीज़ें, उनके जो गुणांक है, जो सामने जो लिखी संख्याएं, अगर उनकी घातें भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हों तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको n+1 पद में भी आपको जो गुणांक है यानी जो सामने संख्याएं हैं उनकी घातों में भी आपको n या n-1 जो भी आप पद लिख रहे हैं उस हिसाब से आपको वो नज़र आएगा, जिसको घात से हटा करके सामने लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके लिए कौन काम आएगा, लॉग ही तो काम आएगा ना, इसलिए लॉगरिथम टेस्ट जो है इस समय काम आती है। तो यहाँ पर रॉबिस टेस्ट न लगा करके हमने लॉगरिथम टेस्ट लगाया है। तो रेबिस टेस्ट और लॉगरिथम टेस्ट एक दूसरे के पूरक हैं, एक लग रहा है तो दूसरा नहीं लगेगा। यहाँ लॉगरिथम लगा है तो रेबिस नहीं लगा है, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है, मतलब जो एक्चुअल जो इसका जो सही तरीके से जो सॉल्यूशन होता है वही आपको बनाना है। लॉग लेना है, लॉग को फिर लॉग वाले प्रॉपर्टी से, लॉग वाले फॉर्मूले से आप उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ सीरीज़ वाला फार्मूला लगाते बन रहा है, वो आप फार्मूला आप लगाएंगे। तत्पश्चात उसको सिंप्लीफाई करके फिर आप n का गुणा करना नहीं भूलना है, n का गुणा करने के पश्चात आप लिमिट लगाएंगे, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये तो एक होमवर्क हुआ ही हुआ, एक आध होमवर्क और लिख लीजिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए, 1 + x/2 + (2/3² x² (3/4⁻³ प्लस चलते जाएगा। चलो एक आध पद और लिख लेता हूँ मैं, (4/5 की घात में 4 x की घात 4, ये ऐसा। इसके अभिसरण के लिए आपको परीक्षण करना है। nवां पद आपको दिमाग लगा के चुनना है, फिर n+1वां पद निकालना है, उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए ये होमवर्क हो गया और ये होमवर्क हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा। पूछने के लिए आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है 8871420304। और हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक है मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश, जो कि अभी अभी हाल ही में बनाया गया है ये चैनल, और एक है मैथ्स मास्टर मुकेश। तो मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश और मैथ्स मास्टर मुकेश आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सारे ढेरों वीडियोस मिलेंगे बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए, मैथ्स को बारीकी से समझने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी उन चैनल्स से। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहें। अपने डाउट्स, आपको जो भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ शंका समाधान, मार्गदर्शन, जो भी आप चाहें तो बेझिझक उसका स्वागत है। आप कभी भी पूछ सकते हैं। बट वही है कि हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सवाल उतने भी कठिन नहीं हैं, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता आपको स्वयं को देनी है, स्वयं की प्रैक्टिस को देनी है। पूछने के लिए सारा जहान है, यानी पूछने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, परंतु हमको पूछने का आदी नहीं होना, यानी कि इसको इतना इजी नहीं बनाना है अपने लिए। उससे क्या होता है, हम अपनी ही प्रैक्टिस को हम ढीला कर देंगे वैसे में। यानी कि जब हमें लगेगा कि हाँ, हमें कहीं पे भी डाउट हो तो बताने वाला कोई बैठा है, तो इसमें प्लस पॉइंट भी है लेकिन माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। माइनस पॉइंट ये है कि आप मजबूत कैसे बनेंगे। तो मजबूत बनने के लिए पहले आपको अपने तरफ से पूरा आपको प्रयास करना है। आप पूरा जोर लगाइए। एक तरीके से नहीं बन रहा है, दूसरा तरीका देखिए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, उसको चेक कीजिए, देखिए किताबों में उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अनेक तरह की किताबों को आप अपने पास रखिए। केवल 1-2 किताबों से सीमित प्रयास होते हैं, लेकिन जब आप किताबों की संख्या बढ़ाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि ज़्यादा किताबें रखने से और कन्फ्यूज़न होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है लेकिन वास्तव में, ठीक है, ये सच नहीं है, क्योंकि अनेक किताबों में टॉपिक्स को जो है वो अधिक डिटेल से बताया जाता है। सॉल्व एग्जांपल्स किसी में कम, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि किताबें जितनी अधिक मात्रा में हो उतना अच्छा है। भाई कम से कम आप ज़्यादा किताबों का ये तो फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप उसमें से बेस्ट चुन सकते हैं। 10 किताबें हो तो भले 10 के 10 से मत पढ़ें, लेकिन किताबों की संख्या बढ़ाने से आपको ये तो पता चलेगा, अरे यार ये इन किताबों से मुझे उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस किताब से मिल रहा है। और वो किताब भले आपकी 10वें नंबर की किताब हो। तो यदि आप यही सोचते हैं कि ज़्यादा किताब रखने से कोई मतलब नहीं है, तो सोचो आपको वो 10वीं किताब जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है, वो आपको नहीं मिल पाती फिर। लेकिन आपने अगर ये सोच रखी कि नहीं भैया, मेरे को सब किताबों से ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, सबसे कुछ ना कुछ मेरे को नया सीखने को ही मिलता है, तो आप बिल्कुल उसका भी स्वागत करेंगे और वही आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। इसलिए किताबों की संख्या कम न रखें, अधिक रखें, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में साथ ही साथ जिस क्लास में हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे थे, सिलेबस वाला जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने किताबों का भी जिक्र किया है, और तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भी अगर किताबें आप जानना चाहते हैं अधिक विस्तार से या अधिक डिटेल में, तो आप उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को किताबों के बारे में भी बताऊंगा। मैं फिर से यही कहता हूं कि आप हमेशा बेसिक से ही शुरू करें। हमारा बेसिक कहाँ बैठा है? हमारा बेसिक बैठा है क्लास 11th। वैसे तो अगर हमको चाहिए तो हम 9th 10th को भी हमको पढ़ना चाहिए। हमको लगता है 9th 10th का मैथ तो बहुत ईजी होता है, लेकिन सच बताऊँ तो जब आप 9th 10th का मैथ्स भी अगर बनाने, हाँ ये सच है कि हमसे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं क्योंकि हमारे लिए अब वो बहुत सरल है, परंतु फिर भी जब आप CBSE की किताबों को देखेंगे, रेफरेंस बुक्स को देखेंगे, तो उसमें एक से बढ़कर एक सवाल
नए नए पैटर्न के कठिन कठिन सवालों का भी समावेश रहता है, जिसको बनाने के लिए हमको सोचना पड़ता है। क्लास 9th और 10th के मैथ्स की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको लगेगा अरे यार ये तो इतना सरल था, आज जाके हमको समझ में आया है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जितना हो सके ना बेसिक किताबों को रखें, क्लास 11 12 की किताबों को रखें, बीएससी की किताबों को रखें। बीएससी में बहुत वेराइटीज़ की बुक्स होती हैं। आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करके जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप अनेक अन्य किताबें मंगवा सकते हैं। तो किताबों जो है उनसे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। और ये आप अपने लिए ही एक इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि आपको आगे बहुत लाभान्वित होकर आपके पास लौटेगा। तो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ज़रूर अपने अध्ययन को विस्तार दें, जितना अधिक हो सके आप पढ़ें, अनेक किताबों से, अनेक तरह से, जहाँ से जो नॉलेज मिलती है बिल्कुल उसको लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही लेक्चर, क्योंकि अब हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नया टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करूँ। एक टॉपिक लास्ट बचा है लेबनिज़ टेस्ट, उसको मैं पढ़ा दूँगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो आज की इस कक्षा में इतने ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।